जो अभी हाल ही में जो वॉर में इंडिया को बड़ी पिस्पाई का सामना करना पड़ा, तनज़ुली का शिकार हुआ ये हर जगह पर। अगर हम देखें मतलब वॉर स्ट्रैटेजी इनकी ना होने के बराबर थी, और इसके साथ साथ सिफारती सतह पे भी इनको सुबकी का सामना करना पड़ा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और उन दिनों में आप भी काफ़ी ज़्यादा मेरे प्रोग्राम में भी शिरकत करते रहे, बाकी प्रोग्राम्स में भी आप आते रहे, आगाह करते रहे। तो सर आपको लगता है कि उसके बाद से इंडिया जो है उसने इस बात को अपनी इज्जत नफ्स पर एक बहुत बड़ा अटैक समझ लिया है और ये वाक़यात मजीद बढ़ना शुरू हो गए हैं? क्योंकि क्या होते हैं, अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत और अफगानिस्तान वादे के ताने बाने जुड़ते हैं, और जो भारत की जो प्रॉक्सी वॉर है खासतौर पे, इसका आपको क्या लगता है कि ये खात्मा कैसे मुमकिन हो सकता है? बहुत शुक्रिया फिजा, मुझे बुलाने का। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये आज की बात नहीं है, ये उस वक्त की बात है जब जंग खत्म हुई थी। हम्म। और उसके बाद भी आपने नोट किया होगा, और मैंने भी आपके चैनल में भी बात की थी जब आपने कहा था कि वे फॉरवर्ड क्या है, तो मुझे अच्छी तरह याद है मैंने कहा था कि इनके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय प्रॉक्सी वॉर करने के शुरू, हम्म। और ये इसी तरफ लेके जाएंगे क्योंकि इनके पास ऑप्शन कोई नहीं बची। हम्म। फ्रंट पे आप हवा में मुकाबला नहीं कर सके, जमीन पर आप आए नहीं, समुद्रों में आपने हिम्मत नहीं की, तो फिर क्या हुआ? जो हवा में हुआ वो उसकी एम्बेरसमेंट, आपने हम्म। कुछ तो कौम को बताना है ना कि हम हम्म। बहुत पावरफुल हैं, हम ये जहाज ले रहे हैं, हम ये हम्म। टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, हम सब कुछ ले रहे हैं। तो अब प्रॉक्सी वॉर के अलावा इनके पास ऑप्शन कोई नहीं थी। नॉट कि मैं इसको फोर्स ही कर रहा था, बट कॉमन सेंस थी कि इनके पास फ्रंट पे आने के लिए नहीं है। तो हम्म। इन्होंने वही स्लीपर सेल्स जो इन्होंने कायम किए हुए इतने सालों में, अशरफ गनी और इससे पहले तालिबान से पहले हम्म। की जो हुकूमत थी उस वक्त भी आपको याद होगा, इन्होंने उधर बड़े डैम बनाए थे, बड़ी रोड हाईवे नेटवर्क बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे। यही प्राइम मिनिस्टर मोदी थे जिन्होंने ये किया था। तो हम्म। जाहिर है वो फिर कैश ऑन करते हैं, जब ऐसा मौका आता है तो उनको सिंपथाइजर्स को कहते हैं कि आप उधर से फ्यूल अप करें। और ऑब्वियसली हमारे लिए ये नुकसानदेह है, हम 2 फ्रंट या 3 फ्रंट लड़ना नहीं चाहते। ईरान का गवर्नमेंट लेवल पे चाहे हमारी बहुत दोस्ती है, बट आपने देखा वहां भी ट्रबल सम है। बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान का भी ज्यादा ट्रबल हो गई है अब रिसेंटली, और इंडिया के साथ तो आपने देखी है। तो 3 फ्रंट हम ना लड़ना चाहते हैं, ना हमारी ख्वाहिश है, ना हमारा कोई डिजाइन है। लेकिन बदकिस्मती से जब तक ये आयरन हैंड से नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वो अगर हम बात करेंगे बाद में कि इसका सोल्यूशन क्या है, बट ये एक्सपेक्टेड था कि वो प्रॉक्सी और अपने स्लीपर सेल्स को उठाएंगे और ये दहशतगर्दी करेंगे, ताकि एक एलिमेंट ऑफ डिसकंफर्ट या एक लोगों के अंदर जो यूनिटी है आर्म फोर्सेस और लोगों के दरमियान, उसको ब्रीच किया जाए और कहा जाए कि देखें जी आपने जंग थोड़ी जीती, आप तो अभी भी हम्म। आप मैनेज नहीं कर पा रहे सिचुएशन। अच्छा सर, ये जो दहशतगर्दों की तरफ से जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस हिसाब में ज़रा चाहती हूँ कि आप नाजरीन को ज़रा आसान अल्फाज में समझाइएगा, ये जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इसका हल कैसे हम निकाल सकते हैं, ये जो ड्रोन अटैक्स ये करते हैं? देखिए फिजा, आमतौर पर जो मिलिट्री हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां होती हैं, हम्म। जो मिलिट्री वर्जन बनाती हैं, उनके हम्म। दरमियान एक एथिकल एग्रीमेंट होता है। जैसे फाइटर जहाज बनाने वाली हैं, हम्म। ड्रोन्स बनाने वाली हैं, मिसाइल्स बनाने वाली हैं, सरफेस टू एयर कोई और रेडार बनाती हैं, कुछ भी होता है, तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप टेररिज्म के हाथ में नहीं जाने देंगे। अब हुआ ये है बदकिस्मती से कि जिस तरीके से अमेरिका ने इमरजेंसी में इवैक्यूएट किया है अफगानिस्तान से, और बहुत ज्यादा, सिर्फ वो बंदे तो अपने ले गए, ह्यूमन रिसोर्स को उन्होंने उठा लिया, जहाज, बड़े बड़े जहाज भेज के C-17 और दूसरे, लेकिन वो अपना इक्विपमेंट और वेपन्स और इस तरह की जो डिस्ट्रक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो पीछे छोड़ गए, और वो इनके हाथ में आ गई। अब ये जो ड्रोन है ये कई तरह का होता है। एक ड्रोन बड़ा सिंपल होता है जो कमर्शियली यूज होता है, इवेंट्स पे यूज होता है, रिक्रिएशन के लिए, और मीडिया, सोशल मीडिया यूज करता है। लेकिन इसकी एडवांस वर्जन ये होती है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होती हैं, जो ऑब्वियसली पाक फिजाइया के पास भी हैं, जो ज़ाहिर वेपन भी कैरी करते हैं, वो आर्म्ड होते हैं, और वो ना सिर्फ रिकॉनेसेंस करते हैं, वक्त आने पर वो नीचे ज़मीन पर टारगेट भी कर सकते हैं। और उसका एडवांटेज ये होता है कि वो बहुत घंटे तक, 30-40 घंटे उड़ता रहता है, साइलेंट होता है, उसके इंजन की आवाज़ ही नहीं आती क्योंकि प्रोपेलर वाला इंजन होता है। तो ये मिलिट्री वर्जन है। ये कुछ शायद उनके हाथ में सेमी मिलिट्री शायद पहुंची होगी, जिससे वो एक फोर्स ही कर लेते हैं, ट्रैक कर सकते हैं ट्रूप्स हमारे कहाँ हैं, उनकी ग्राउंड लोकेशन क्या है। और वो जाहिर है जब तक आप अफगानिस्तान गवर्नमेंट को फॉर्मली इंगेज करके एक जॉइंट ऑपरेशन करें, अगर उनकी कैपेसिटी है तो वो करें। मुझे लेस लाइकली लगता है कि उनकी कैपेसिटी हो, तो मुझे लगता है कि फिर हमें खुद इंगेज करके बट विद कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, ताकि हम इस बॉर्डर पर एक नई एस्केलेशन ना पैदा करें। ठीक है। अच्छा, जिस तरह अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उन पे स्ट्राइक्स की जा सकती हैं, जिस तरह इसराइल स्ट्राइक्स करता है, इस हवाले से अक्सर लोग बात करते हैं। मैंने कहा चलें आपसे आज जानते हैं कि ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है। देखिए फिजा, एक होती है कैपेबिलिटी और हम्म। एक होता है एनेबलिंग एनवायरनमेंट। हम्म। कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि आया हमारी एयरफोर्स का पास कैपेबिलिटी है? वो तो एब्सोल्युटली बहुत है। ज़्यादा है, मोर देन 100%। मोर देन, आपने 10 मई को देख लिया हम्म। हिंदुस्तान के साथ हम्म। जब कुछ हुआ था, वो कैपेबिलिटी का इजहार था बुनियादी एग्जैक्टली। तौर पर। हम्म।
अब आपका पूछ अगला सवाल जो इसको मैंने कहा कि नेबलिंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि हम आया ले जाना हाँ, चाहेंगे आया कि हम ये उस करना लेवल चाहते हैं कि पे। नहीं, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली हम पीसफुल रहना चाहते हैं, हम बहुत एक और प्यारी फ्रंट बात। नहीं करना चाहते हैं। इंडिया चाहेगा डेफिनेटली कि हम इस ट्रैप में जाएं। बाय द वे, एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी मैं फोर्सी करता हूं, इंडिया खुश होगा सॉरी कि अगर जिससे मैं पाकिस्तान। आपकी बात को काट रही हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ, कि हम कितनी बार इनको वार्निंग देंगे ना, हम बड़ी दफा इनको वार्निंग दे चुके हैं। देखिए फिजा, अभी सिर्फ वार्निंग से नहीं काम बनता, हमें एंगेज भी करना पड़ेगा। और वो कैसे करना पड़ेगा? हमारे साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट कोई काम नहीं आई। देखिए आपने नोट किया होगा कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मिडल ईस्ट में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, खासतौर पर यूएई और सऊदी अरब। हमें मुझे लगता है एक मल्टीलैटरल एक कॉन्फ्रेंस या एक मीटिंग करनी पड़ेगी, जिसका ये मेरा मानना ये है कि बैठकर एक गारंटियर्स होने चाहिए। ठीक है। और फिर कॉन्सिक्वेंशियल प्राइस होनी चाहिए। दैट कॉन्सिक्वेंशियल प्राइस मैं किसको कह रहा हूं? जिसका मतलब ये है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमें फिर इजाजत दें कि हम टेक ऑन करें। और वो हमें जो गारंटियर्स होंगे या दोस्त हमारे ममालिक होंगे वो एक कॉन्सेंट लेकर दें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का, जो ये माने कि हम ना कर पाए तो आप खुद कर लेना। जिसका मतलब ये होगा कि हम हायर मॉरल ग्राउंड पर होंगे। देखिए ऐसी चीजें हायर मॉरल ग्राउंड पर तो की जा सकती हैं। जब आप अपनी मर्जी से करते हैं, यूनिलैटरल करते हैं, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि इंडिया के पास एक और मॉरल जस्टिफिकेशन हो जाएगी उनको ट्रिगर करने की, अफगानिस्तान के तालिबान को, कि आपकी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है। अब आपके ठीक है। जायज हैं सारे हमले पाकिस्तान की आर्मी पर भी और पाकिस्तान के एयरफोर्स पर भी या किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी। तो वो एक एथिकल असेंडेंसी मिल जाती है ऐसी ऐसी करने से। तो मेरा ख्याल है करना जरूर चाहिए, ठीक लेकिन है। एक गारंटियर पूरी एफर्ट कर लेनी चाहिए सिंसियर। और अगर वो ना माने तो फिर जैसे मैंने कहा एक कॉन्सिक्वेंशियल एग्रीमेंट होना ठीक है। चाहिए कि अगर हम ना पहुंच सके तो हमें ये लिबर्टी मिलनी चाहिए। अगर वो मिल जाए तो आई थिंक विल बी ऑन अ प्लस।